नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो हैं बिलासपुर शहर की एसएसपी श्रीमती पारुल माथुर जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में अनकही बात अखिलेश के साथ। मैम, एक आईपीएस बनने की कहानी, बचपने में से आपने सोच रखा था कि आईपीएस बनना है या आईएएस बनना है, या पढ़ाई करते करते ही आपको लगा कि नहीं, मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है? जी, आई थिंक एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड जो इसमें है। मेरे फादर भी आईपीएस में थे, वो 74 बैच में थे, और उनको देख के आई थिंक एक जो इनिशियल इंस्पिरेशन होता है वो डेफिनेटली मेरे माइंड में था। और आई थिंक स्कूल में 9th 10th क्लास के आसपास मेरे माइंड में भी ये बात आई कि मैं किसी प्राइवेट जॉब में नहीं जाना चाहूँगी, मैं गवर्नमेंट सर्विस में ही आना चाहूँगी। और उसी को फॉलो करते हुए कॉलेज की पढ़ाई और आगे की पढ़ाई करी, और फिर उसके बाद जब आईपीएस में सिलेक्शन हुआ तो बहुत अधिक खुशी थी मुझे, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि पापा आईपीएस थे, तो आईपीएस बनने का ही शौक था या कि आईएएस, आईआरएस या आईएफएस ऐसा कुछ? फ्रैंकली मैंने आईपीएस को अपनी सेकंड चॉइस दिया था। मेरी फर्स्ट चॉइस आईएएस थी, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में ही मैं आईपीएस सेलेक्ट हो गई थी। तो कई लोगों ने मुझे सलाह दी कि अभी और अटेम्प्ट्स बाकी हैं तो और देना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और ये सर्विस को मैंने अंदर से देखा है और इसमें बहुत अच्छा काम करने की गुंजाइश है, तो मैंने इसको फ़ौरन ज्वाइन किया था। मैम, आईपीएस की जो जॉब होती है बड़ी हेक्टिक जॉब होती है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है और 24 आवर्स की ड्यूटी होती है, तो कैसे मैनेज करती हैं आप इसको? डेफिनेटली इसमें क्या है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ऑफिस जॉब है कि 8 घंटे काम करना है, या कोई ऑफ आवर्स हैं या कोई ऑफ डेज़ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अपना मेंटल बैलेंस बना के रखना, क्योंकि अगर हम हर चीज़ में एकदम पैनिक में आ जाएंगे तो हम लोग काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसी भी सिचुएशन आ रही है, एक काम माइंड से, और उसको कैसे हैंडल करना है, किसको अपने, क्योंकि अगर एज अ डिस्ट्रिक्ट लीडर अगर हम पैनिक में आ जाएंगे तो हमारे नीचे के सारे ऑफिसर्स और ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो एटलीस्ट मेरी सोच तो ये है कि एक काम माइंड से और एक स्ट्रैटेजी वाइज प्लान करके कि जैसी भी सिचुएशन हो उसको हमको हैंडल करना है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ भी कि सबको साथ लेकर और सबसे काम निकलवाते हुए। मैम, अभी हम जो देख रहे हैं कि जो न्यू आईपीएस आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पा रहे गवर्नमेंट के साथ में और सबके साथ में, तो कैसा लगता है आपको कि कैसे उनको कोऑर्डिनेशन बैठाना चाहिए? क्या है, वी आर ऑल आफ्टर ऑल, हम लोग सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, और हमें जो पब्लिक सर्विस का, गवर्नमेंट सर्विस का जो बेड़ा दिया गया है उसे ठीक से निभाने के लिए हमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको समझना और क्या मंशा है उसको समझना बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए जो भी मैच्योरिटी है वो अधिकारियों में होना बहुत ज़रूरी है, वरना कहीं ना कहीं कुछ एक मिसमैच हो सकता है या कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। ज़्यादातर जो इश्यूज़ हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ ही होते हैं, उनकी समझ होनी चाहिए, और जब उनकी समझ नहीं होती है तो कोई गलतियां हो सकती हैं। मैम, जब आपने आईपीएस में छत्तीसगढ़ कैडर चुना तो डर नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे नक्सलाइट बहुत है और जनरली जो बाहर से परसेप्शन है नक्सलाइट का बहुत खतरनाक परसेप्शन है, तो आपको ऐसा कभी डर नहीं लगा कि नक्सलाइट बेल्ट में आप जा रही हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। छत्तीसगढ़ तो मैंने होम कार्डर ही मेरा है, तो मैंने उसको ही ऑप्शन में भी लिखा, और जब होम कार्डर मिला तो मुझे बहुत अधिक खुशी भी हुई। और डेफिनेटली नेशनल मीडिया में जब भी छत्तीसगढ़ की खबर आती है तो बाहर के लोगों को लगता है यहाँ हर रोड पे आईडी बिछी हुई है और यहाँ आते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, एक बहुत ही नेगेटिव परसेप्शन है। लेकिन जो लोग छत्तीसगढ़ आते हैं वो रायपुर आते ही इतना सरप्राइज्ड फील करते हैं कि अरे इतना डेवलप्ड है, इतनी अच्छी जगह है, हमें पता ही नहीं था। तो मुझे तो एक मिनट के लिए भी कोई रिग्रेट नहीं है, और मैं अपने ही स्टेट में काम करने से बड़ा कोई और क्या मतलब वो तजुर्बा होगा, तो मैं तो इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ। मैम, आप जहाँ भी जाती हैं बड़े इनोवेटिव काम करते हैं। आप मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में थी तो वहाँ पर रेड लाइट एरिया को आपने बंद कराया और महिला कमांडो की टीम तैयार की जी। और अभी आप बिलासपुर में काम कर रही हैं, तो हमने जो देखा है कि ट्रैफिक व्यवस्था को काफ़ी अच्छा कर दिया है आप। जी जी। तो कैसे करते हैं आप, ये इनोवेटिव आइडियाज आते कहाँ से हैं? आई थिंक मैं ज़्यादा उस चीज़ को देखती हूँ कि इस शहर को क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई प्री कंसीव्ड कुछ प्लान है कि मैं जब यहाँ आऊँगी तो मैं ये करूँगी। मेरा ये है कि शहर की क्या समस्या है। तो बिलासपुर आके मुझे लगा कि हर एक व्यक्ति की शहर में अगर एक कॉमन समस्या है वो है ट्रैफिक।
क्योंकि ट्रैफिक एक ऐसी चीज़ है जो पब्लिक के हर व्यक्ति को अफेक्ट करती है। हर व्यक्ति कभी ना कभी रोड पे निकलता है और उसको अफेक्ट करता है। और ना केवल ट्रैफिक, इसमें जो अलग अलग ठेले वाले हैं या बिल्डिंग्स हैं या वो हैं, उनको कैसे व्यवस्थित होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जब हम सड़क पे उतरते हैं तो क्या क्राइम हो रहा है, वहाँ की क्या तासीर है, कौन लोग हैं, वो बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो वो यहाँ पे किया। मुंगेली एक छोटा शहर है कंपैरेटिवली, मगर वहाँ जब मैं गई तो मुझे इस समस्या के बारे में पता चला कि वहाँ पे 20 साल से इस तरह की एक प्रथा बनी हुई थी। एक एरिया था जहाँ की महिलाएं इस कार्यों में संलिप्त थीं। तो उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई और उनको एम्पावर किया, उनको अलग अलग प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी, जिससे कि वो अब उस काम से बाहर निकल कर, और उन्होंने अब काफ़ी बड़ा एक हज़ारों महिलाओं का नेटवर्क क्रिएट कर लिया है। तो आई थिंक मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि मैं जहाँ जा रही हूँ तो वहाँ की क्या आवश्यकता है या क्या प्राथमिकता है। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? फादर, जैसे मैंने बताया, आईपीएस थे, और मदर शुरू में हाउसवाइफ थी, लेकिन जब हम लोग बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने भी स्कूल में टीचिंग का काम शुरू किया और कई सालों तक उन्होंने पढ़ाया भी। हम 3 बहनें हैं और मेरी सबसे बड़ी बहन अभी अमेरिका में सेटल्ड है। उसने वहीं से फाइनेंस में डिग्री ली और वो अब बैंकिंग सेक्टर में है। और छोटी सिस्टर ने यहीं बिलासपुर से सिम्स में MBBS किया और अब वो बॉम्बे में डॉक्टर है। तो हम लोग तीनों ने अलग अलग करियर्स चूज़ किए, लेकिन हमारे घर में शुरू से यही माहौल था कि अपने करियर्स को अच्छे से बनाना है। अभी 11 साल हुए मेरी शादी को। एक बेटा है मेरा 6 साल का। हस्बैंड भी अपना प्राइवेट बिजनेस है उनका, वो रायपुर में ही सेटल्ड है। मैम, इतना कुछ तो आपने अचीव कर लिया, अब आगे क्या? अभी तो सर्विस बहुत बाकी है और जैसे जैसे हायर उस पे जाते हैं तो जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ती जाती हैं और काम की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। पुलिस में ऐसा कभी कोई दिन नहीं आएगा जब हम कह सकें हाँ आज हमने अपना सारा काम कर लिया। एंडलेस ये काम का सिलसिला चलता रहता है। मगर जब कुछ अच्छा अचीव करते हैं, कोई काम निकलता है या प्रोजेक्ट निकलता है तो एक सेटिस्फैक्शन होता है, बहुत खुशी होती है। उसी फीलिंग को हमेशा बरकरार रखना चाहूँगी मैं। मैम, आप एक IPS हैं, SP हैं, तो कभी कभी बाहर का SP घर भी चला जाता है क्या? नहीं, ये मैं कोशिश करती हूँ कि ये केवल मेरी जॉब है, ये मैं नहीं हूँ। तो मैंने हमेशा ये डिस्टिंक्शन रखा है कि घर में घर और बाहर में बाहर जैसा बिहेवियर करना चाहिए, वरना आपकी दोनों ही लाइव्स में बैलेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो वहाँ घर में जैसी ज़रूरतें हैं या जैसा रहना चाहिए वो एक बिल्कुल अलग रखा है मैंने, बिल्कुल। मैम, आज का युवा जो तैयारी कर रहा है उन्हें आप क्या दिशा दिखाना चाहेंगे कि कैसे वो तैयारी करें, कितना पेशेंस रखें? देखिए, UPSC जो एग्ज़ाम है वो वाकई आपके पेशेंस का टेस्ट है। ये एग्ज़ाम इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स है और इसमें हमेशा सीट्स बहुत कम होती हैं और पूरा एग्ज़ाम की प्रक्रिया ही लगभग 1 साल ले लेती है। मतलब पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस, उसमें से छट के अगर आए तो फिर इंटरव्यू, और अगर किसी भी स्टेज पे रुक गए तो पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। तो पेशेंस तो इसमें बहुत अधिक चाहिए। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो आखिरी का जो 1 साल था, 10 से 12 घंटे रोज़ पढ़ाई करना आवश्यक होता ही था। और मैं दिल्ली में तैयारी कर रही थी तो कोचिंग के साथ साथ अपना MPhil कर रही थी मैं उस समय। तो एक ऑल्टरनेट करियर भी आप लोगों के मतलब तैयारी में ज़रूर होना चाहिए। नहीं तो उससे क्या, अगर कोई ऑल्टरनेट करियर बैकअप नहीं होता तो क्या है, हम अपनी लाइफ के जो प्राइम ईयर्स हैं वो हम इस एग्ज़ाम को देते हैं। मतलब 22, 23, 24 साल से एग्ज़ाम देना अगर शुरू करें और उस समय अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। तो एक बैकअप ऑप्शन के रूप में भी पढ़ाई करना या कोई जॉब एक्सपीरियंस होने से बहुत फ़ायदा होता है। तो डेफिनेटली स्मार्ट पढ़ाई करें, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है कि हर चीज़ कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें। जैसे मेरा शुरू से मैथ्स बहुत कमज़ोर सब्जेक्ट रहा था और उस समय जनरल स्टडीज़ में काफ़ी बड़ा पोर्शन स्टैटिस्टिक्स का आता था। तो मैंने ये सोचा कि 30 नंबर का स्टैटिस्टिक्स पे अगर मैं अपना टाइम फोकस करूँगी तो मैं बाकी चीज़ें जो मेरी अच्छी हैं उसको रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने आई थिंक वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पोर्शन छोड़ दिया था और बाकी जो मेरे स्ट्रेंथ्स थे उसमें अच्छे से फोकस किया, तो मैंने उसको कवर कर लिया।
तो हर एक की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस होती हैं, उस पर काम करना और उसको रिकग्नाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। मैम, पुलिसिंग को लेकर की और क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहती हैं कि क्या कर सकते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट और होने चाहिए? पुलिसिंग को लेके बहुत गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। सबसे पहले अगर हम अपने बात देखें तो हमारे रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बहुत अधिक अपग्रेड की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ जिस तरह से अभी सोसाइटी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, सिटीज़ की ग्रोथ हो रही है, तो उसको मैच करने के लिए पुलिस स्टेशंस में वृद्धि, अधिकारियों में वृद्धि, साथ ही साथ नए क्राइम्स आ रहे हैं। जैसे कि अभी अगर सबसे प्रोमिनेंट प्रॉब्लम देखें तो साइबर क्राइम्स की है, और उससे टैकल करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अभी भी बहुत नीचे हैं, और इतनी सारी उसकी बारीकियां हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं। लॉज में भी बहुत अधिक मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी ये क्राइम्स हो रहे हैं तो हम लोग अपने आप को बहुत ये महसूस करते हैं कि हम उसको टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो हमें जो हमारी 200 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है उसको लगातार इनोवेट और बदलने की आवश्यकता है, वरना हम कहीं ना कहीं इरेलेवेंट हो जाएंगे। हमें पब्लिक के साथ एक सर्विस के रूप में, जैसे हम किसी बैंक में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम एक अच्छी सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमें सेम पुलिस को एक सर्विस के रूप में लोगों को देना पड़ेगा, जहाँ वो जा सके और उसी तरह का एक सर्विस लेवल एक्सपेक्ट हो। तो कोशिशें और गुंजाइश तो बहुत है, उसको ज़मीनी उस पर रियलिटी पे लाना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन ऑफ कोर्स इफ़ वी वर्क इन द राइट डायरेक्शन हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत श्योर, माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच।